बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेइंग के बेसिक कोर्स में आज आप छठी वीडियो देख रहे हैं। आज का टॉपिक होगा एस्टिमेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि एस्टिमेट क्या होता है। एस्टिमेट को हम किस जुम्मन में रखते हैं, एस्टिमेट की तारीफ क्या होगी। तो इसकी आसान तरीन तारीफ ये है कि किसी भी मंसूबे पर शुरू से लेकर आखिर तक उसको मुकम्मल होने तक आने वाले तमाम इखराजात को जांचना और उसकी एक फहरिस्त तैयार करना और उसका मुकम्मल जो है तखमीना लगाना एस्टीमेट कहलाता है। और इस तमाम प्रोसेस को एस्टीमेटिंग कहते हैं। इसमें प्रोजेक्ट पर आने वाले मटेरियल, लेबर और मौसमियाती तब्दीलियों के साथ पेश आने वाले अमूमी अखराजात भी कैलकुलेट किए जाते हैं। जिस मौसम में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा उसमें कौन कौन सी हमें हिंड्रेंसेस और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, उसको भी हम एस्टीमेट में ही कैलकुलेट करते हैं। तो एस्टीमेट बनाने के लिए हमें कौन कौन सा डाटा दरकार है, ये हमें उस एजेंसी से मिलेगा जिसने हमारे मंसूबे की ड्राइंग्स बनाई है। उन्हीं ड्राइंग्स में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल और उसको लगाने के तरीके, स्पेसिफिकेशन बुक की हालत में वो हमें फराहम करेगा। ठीक है। प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल एज पर स्पेसिफिकेशन, एज पर ड्राइंग और उसकी मेथोडोलॉजी के हिसाब से हमें जो मार्केट से रेट मिलते हैं वो हम करंट रेट उठाएंगे और उस दौरान जितनी भी लेबर इक्विपमेंट इस्तेमाल होगी उसके रेट्स हम मार्केट से लेंगे। फिर हमारा एस्टीमेट मुकम्मल होगा। इसके अलावा कंपनी की पॉलिसी क्या होगी, यह चीज कॉन्ट्रैक्टर में देखी जाती है कि कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड कितने क्लेम करेगा और इसका काम करने का तरीका कार कौन सा होगा। लेकिन कोई भी एस्टीमेट बनाने के लिए ये सारी चीजें हमें मद्देनजर रखना होंगी। जरूरी नहीं कि आप क्लाइंट में ही है और अगर आप कंसल्टिंग में है तो आप कंपनी पॉलिसीज का ख्याल नहीं रखेंगे। इन तमाम चीजों, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, मार्केट रेट, लेबर रेट, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम एक एस्टीमेट तैयार कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होंगी। अब एस्टीमेट की कौन कौन सी इकसाम होती है। सबसे पहले कोई भी मंसूबा बनाने के लिए अगर डिटेल में काम ना किया जाए तो हम उसको थंब रूल पर काम करते हैं। उन्हें हम रफ कास्ट एस्टीमेट भी कह सकते हैं। इसमें हमें मुकम्मल कास्ट का एक्चुअल अंदाजा नहीं होता, लेकिन करीब करीब हम उस चीज का एस्टीमेट लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक चीज बगैर किसी मौसमी मुश्किलात के 1 लाख में तैयार हो रही है तो हम उसमें मौसमी मुश्किलात या कोई और चीज जैसा कि कोई शटडाउन हो गया, कोई रास्ते में कोई खराबी आ जाती है, कोई चीजें महंगी हो जाती हैं अगर, या फिर बारिशों की वजह से, जल्जले की वजह से कोई मसला बन जाए तो उसमें हम उतनी परसेंटेज के हिसाब से कंटीजेंसीज डाल लेते हैं। इस तरह हमें प्रोजेक्ट की एक्चुअल कास्ट के करीब करीब एक कास्ट का पता चल जाता है, जिसमें हम एक जो है वो फिनांस मुकर्रर कर सकते हैं कि एक रकम मुख्तस कर सकते हैं कि इतने पैसों में ये काम हो सकता है, इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाए। तो सबसे पहले हम पर यूनिट कास्ट निकालते हैं। रफ कास्ट एस्टीमेट में हम पर यूनिट कास्ट निकालते हैं। पर यूनिट कास्ट से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे अगर आप एक स्कूल बना रहे हैं तो उसमें
स्टूडेंट के हिसाब से, बेंचेस के हिसाब से कास्ट होगी। कितने क्लासरूम आपने रखने हैं उस हिसाब से भी हो सकती है, कितने स्टूडेंट उसमें पढ़ेंगे उस हिसाब से भी हो सकती है। और अगर आप हॉस्पिटल बना रहे हैं तो बेड्स के हिसाब से कि कितने बेड का हॉस्पिटल होगा, कितना उसका खर्चा आएगा। अगर आप ओवरहेड वाटर टैंक बना रहे हैं तो गैलन के हिसाब से कितने गैलन इसमें पानी आएगा, उस हिसाब से एक अमूमी खर्चा, एक जनरल थंब रूल के हिसाब से एक खर्चा जो मार्केट में चल रहा होता है उसको पर यूनिट कास्ट कहते हैं। उस हिसाब से आपने अगर 400 गैलन का टैंक बनाना है, 4000 गैलन का, 10,000 गैलन का टैंक बनाना है तो उसको थंब रूल के साथ मल्टीप्लाई करके कितने पर गैलन कितनी हमारी कास्ट आ रही है तो उसको हम रफ कास्ट एस्टिमेट उसका प्रोड्यूस कर देते हैं। दूसरी रफ कास्ट एस्टिमेट में किस्म है प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया प्लॉट एरिया कह लें कि जितना हमारा प्लॉट है या जितनी हमारी कंस्ट्रक्शन की जगह है, अगर हम 5 मरले का कोई मकान बना रहे हैं तो 5 मरले उसका प्लिंथ एरिया है, प्लिंथ बीम के अंदर अंदर जो एरिया है, तो उस प्लिंथ एरिया के हिसाब से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो डे बाय डे थंब रूल वाले जो पर्सन हैं जो इसको यूज करते हैं वो उसको अपडेट करके रखते हैं, इसलिए ये मार्केट में एक से दूसरे की मदद लेके वो प्लिंथ एरिया के हिसाब से उसको प्रोड्यूस कर देते हैं। बाय लीड एस्टिमेट, रफ कास्ट एस्टिमेट की ये किस्म हमें लंबाई में होने वाले काम, जैसा कि सड़क बनानी है, सीवरेज की लाइन बिछानी है, कोई पाइप डालना है, अगर हमने वाटर सप्लाई का कोई गैस की पाइपलाइन डालनी है, या फिर कोई भी हमने काम करना है जो लंबाई में पाया जाता है, तो उस हिसाब से भी हमें कास्ट, रफ कास्ट एस्टिमेट के जो है वो लगाने के रूल्स मौजूद हैं। सॉरी, मिसाल के तौर पे अगर हमने 100 मीटर का एक रोड बनाना है तो उसमें हम पर मीटर या पर RFT हम कास्ट एक पट्टी की निकाल लेंगे, जितनी चौड़ाई में वो रोड मौजूद है उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे पूरी रोड के साथ, पूरी लेंथ के साथ, और उस तरह हमारी कास्ट जो है वो एक रफ कास्ट की शक्ल में हमारे सामने आ जाएगी। इसी तरह मुख्तलिफ काम जो के रेगुलर बेस पे होते हैं, मिसाल के तौर पे 5 मरले, 10 मरले, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल के घर, अमूमन उनके मिलते जुलते जो नक्शे हैं उसके लिए मटेरियल कैलकुलेशन जो है उसकी बेस बना दी जाती है। जैसा कि 5 मरले के घर पे अगर आप डबल स्टोरी बना रहे हैं तो 50,000 ईंटें लगेंगी, तो 50,000 ईंटों की कितनी कीमत है वो हम लिख लेंगे। 50,000 ईंटों के हिसाब से जितनी सीमेंट की बोरियां लग रही हैं वो हम लिख लेंगे, जितनी रेत लग रही है वो हम लिख लेंगे, 4 डंपर लग रहे हैं जी, इतनी टाइल लग रही है, इतनी इसका सीलिंग का खर्चा होगा। वो मोटी मोटी उन्होंने मटेरियल कैलकुलेशन करके ऑलरेडी रखी होती है, उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस नक्शे के हिसाब से हो सकता है, वो ऑन साइट उसको जो है वो मैनेज कर लिया जाता है। तो बाय मटेरियल कास्ट क्या होगी? बाय मटेरियल कास्ट ये होगी कि हम उसमें मटेरियल को सेग्रीगेट कर लेंगे, अलग अलग मटेरियल जो है उसका कैलकुलेट किया हुआ मौजूद होता है और वो रेगुलर प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा होता है। इससे उम्मीद है आपको रफ कास्ट एस्टिमेट की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं डिटेल एस्टिमेट की तरफ। अगर कोई भी प्रोजेक्ट या उसका जो है क्लाइंट, उसकी रिक्वायरमेंट ये हो, कई दफ़ा प्रोजेक्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है कि ये क्रिटिकल प्रोजेक्ट है और इसमें कोई भी चीज़ दूसरे प्रोजेक्ट के साथ मिलती जुलती नहीं है और ये रफ कास्ट एस्टिमेट के ज़ुमरे में नहीं आता, या फिर क्लाइंट की ये ख्वाहिश होती है कि उसे डिटेल एस्टिमेट जो है वो प्रोड्यूस करके दिया जाए, तो उसके लिए डिटेल एस्टिमेट के लिए हम कौन कौन से काम करते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मटेरियल की कंप्लीट कैलकुलेशन की जाती है,
डिटेल स्पेसिफिकेशन, उसके लिए हमें ज़रूरत होगी कि डिटेल एस्टिमेशन मेथडोलॉजी हमारे पास मौजूद हो, कैसे कैसे वो काम हो रहा है। मटेरियल के रेट हमारे पास मौजूद हो, मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कितनी दूरी से हमें चाहिए, मटेरियल कितनी दूरी से हम मंगवा रहे हैं या कितने नज़दीक से अवेलेबल होगा, या अगर दूसरे मुल्क से मटेरियल आ रहा है तो उसके रेट हमारे पास मौजूद होने चाहिए। उसके लेबर चार्जेस, स्पेशल लेबर चार्जेस, जो भी उसमें लेबर के जुमरे में आएगा वो कैलकुलेट किया जाता है डिटेल एस्टीमेट में। कॉन्टीजेंसी से मुराद वो वाकयात हैं जो कंस्ट्रक्शन के दौरान वकूफ पजीर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और काम के दौरान कोई मटेरियल ज़ाया होने का खदशा है, या फिर कहीं से मटेरियल मिलना बंद हो सकता है और दूसरी जगह से हमें जो है उसको सोर्स करना पड़ेगा, या फिर कोई भी मटेरियल अगर हम ज़्यादा देर तक स्टॉक नहीं रख सकते तो उसको छोटे स्टॉक की सूरत में सप्लाई लेने की ज़रूरत है, तो उसको हम कंटीजेंसीज के खाते में डालेंगे। तो ये वो वाले खर्चे होंगे जो कि वकूफ पजीर होना कोई इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन इसको कंसिडर ज़रूर किया जाता है। विद होल्डिंग चार्जेस, विद होल्डिंग चार्जेस जैसा कि रफ कास्ट एस्टीमेट में एक थंब रूल के तौर पे हम ऑलरेडी कैलकुलेटेड जो है वो यूनिट रेट अप्लाई करके उससे रेट बना लेते हैं। तो इसमें हम अलग अलग चीज़ें उसमें शामिल करके एक रेट एनालिसिस की सूरत में हर आइटम का रेट अलग अलग से बनाते हैं। तो उसमें जो चीज़ हमें मेंशन करने की ज़रूरत है वो हम ज़रूर मेंशन करेंगे। तो विद होल्डिंग चार्जेस कौन से होंगे? विद होल्डिंग चार्जेस अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जहां पर टैक्स की कटौती की जाएगी, जहां पर गवर्नमेंट टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे, विद होल्डिंग टैक्स जितने परसेंट भी आपके इलाके के मुताबिक आपको जो है वो अप्लाई किया जाता है सप्लाई एंड सर्विसेज पे, तो वो आपको उसमें मेंशन करना होगा, उसके रेट में आपको उसको जरूर मेंशन करना होगा। ओवरहेड एंड प्रॉफिट, क्लाइंट कितने ओवरहेड हेड्स और प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर को ऑफर करता है या दे सकता है, या कॉन्ट्रैक्टर अगर एस्टिमेट कर रहा है तो वो कितने ओवरहेड एंड प्रॉफिट क्लेम करेगा, या बाय थंब रूल कितने परसेंट हमें उस आइटम पर अलाउ है। कोई आइटम जैसी होती हैं जो रेगुलर है, रेगुलर पे आप 5, 10, 15% के हिसाब से लगा सकते हैं, और कोई स्पेशल आइटम्स होती हैं जो 25 से 45% के दरमियान भी उसका ओवरहेड जाता है। तो इन तमाम चीज़ों की डिटेल को मद्देनजर रखते हुए रेट एनालिसिस बनाए जाते हैं। रेट एनालिसिस के बाद उसका एग्जैक्ट डिटेल एस्टिमेट बनाया जाता है, जिसके बाद प्रोजेक्ट पर आने वाले तमाम अखराजात की एक वाज़ेह शक्ल क्लाइंट के सामने पेश की जा सकती है। अब आ जाता है टेंटेटिव एस्टिमेट। टेंटेटिव एस्टिमेट क्या है? अगर काम करने के दौरान कोई भी एक आइटम इजाफी आ जाए या कोई भी ऐसा काम आ जाए जिसको हम सब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उसका पीएम अपने क्यूएस से पूछे कि इसका एक रफ कास्ट एस्टिमेट बना दो, तो वो जिस भी तरीके से बनाएगा, चाहे वो डिटेल बना के बनाए या फिर वो उसको थंब रूल के हिसाब से बनाए, तो उसको टेंटेटिव एस्टिमेट का नाम दिया जाता है। मतलब काम करने के दौरान अगर हमें कोई किसी भी मतलूबा प्रोजेक्ट के अंदर किसी छोटी आइटम का एस्टिमेट बनाना पड़ता है तो उसको टेंटेटिव एस्टिमेट कहते हैं। कोई भी यूनिट हमारा अगर इजाफी उसमें ऐड हो रहा है या फिर रेगुलर वर्किंग हो रही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्लास। कल इंशाल्लाह ताला आपको 7वीं वीडियो मिलेगी और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि टेंडर क्या है।
उम्मीद है इस वीडियो में शेयर किए जाने वाले तमाम पॉइंट्स आपको पहले किताबों से भी मालूम होंगे और साइट पर आपको मालूम होंगे, लेकिन नए आने वाले जो फ्रेश दोस्त हैं उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें ताकि उनको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ज़रूर मिले। काम की नोयत और काम में होने वाले तमाम स्टेप्स का पता चले। मेरे चैनल और वेबसाइट का ज़रूर विज़िट करें और वहाँ पे मौजूद इसके अलावा दूसरी जो वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं उसको ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपने क्या सीखा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।